Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 10th civics and we were studying about power sharing. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है और कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. In this lecture, we are going to study about the case study of Belgium. Belgium is a country in Europe. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स. बेल्जियम में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन था, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर थे जो कल्चरली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे. उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनके कल्चर अलग थे, ठीक है, रिलीजन्स अलग थे, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कंपोजिशन डिफरेंट था बाकी कंट्री से. एक जैसे लोग वहाँ पर नहीं रह रहे थे, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग वहाँ पर रह रहे थे. 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में. फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, ये जैसे हमारी कंट्री में स्टेट्स होते हैं वैसे इनके बेल्जियम कंट्री में कुछ रीजन्स डिस्ट्रीब्यूट थे. 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश में और बोलते हैं डच. 40% लोग रहते हैं वेलोनिया में और बोलते हैं फ्रेंच और 1% लोग बोलते हैं जर्मन. मतलब कि 59% मतलब मोर देन 50% है, तो ये बना रहे हैं मेजॉरिटी. बेल्जियम पूरी कंट्री में मेजॉरिटी कौन सा ग्रुप बनाता है आपका, ये जो बोल रहा है डच. उससे कम है आपके फ्रेंच जिनको हम माइनॉरिटी बोलेंगे क्योंकि 50% से कम है. और बाकी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कौन है यहाँ पर, जो बोलते हैं जर्मन. लेकिन अब यहाँ पर ये तो पूरी कंट्री बेल्जियम की बात कर रहे हैं. बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन और डिफरेंट है. कैसे? ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच और 20% लोग बस बोलते हैं डच. ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि कंट्री में डच जो एक मेजॉरिटी है वो ब्रुसेल्स में क्या बन जाती है, एक माइनॉरिटी. और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है बेल्जियम में, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये कैपिटल में सबसे ज़्यादा है, 80% है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट है. मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, डच पीपल को ये परेशानी है कि वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का, वहाँ पर वो माइनॉरिटी में आ गए, है ना. और फ्रेंच पीपल के साथ क्या था, फ्रेंच पीपल शुरू से थोड़े से ज़्यादा रिच और डेवलप्ड थे, है ना, प्रॉस्पेरस थे. लेकिन डच पीपल जो होते हैं इनके पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं ये बहुत बाद में आते हैं. दे कम टू देम मच लेटर. But the French people, those were minority in the Belgium country. They were rich and powerful. Minority French जो है पूरी कंट्री बेल्जियम में थी लेकिन ब्रुसेल्स में जाके वो हो जाती है मेजॉरिटी, जिसके कारण वो ऑलरेडी रिच और पावरफुल थी. और डच पीपल के कंसर्न क्या होते हैं कि हम मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हम कैपिटल में एक माइनॉरिटी बन रहे हैं और हमको वैसे भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का हिस्सा और हमको एजुकेशन के जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़्यादा बाद में मिले. तो इनके बीच में हो जाते हैं क्लैशेस शुरू. कब? 1950 से लेकर 1960s के बीच में दोनों ग्रुप के बीच में टेंशंस हो जाती है. कौन से ग्रुप? डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. यहाँ पर ये समझिए कि जब आप इसको एनसीईआरटी में रीड करेंगे, है ना, तो 4 बार तो पहले आपको रीड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ये सिंपल से स्टैटिस्टिक्स को एक इंफॉर्मेशनल डेटा के रूप में पढ़ पाएंगे, है ना. इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें लिखने में कॉम्प्लेक्स लगती है, अगर आप उनको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा डेटा बना लो तो आपको पढ़ने में और याद करने में भी आसानी होगी. आई कैन गारंटी कि आप 4 बार उसी किताब को पढ़ो, एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पेजेस हैं, पैराग्राफ है अबाउट द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, 4 बार पढ़ोगे तो उतना प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा जितना कि इस तरीके से अपने खुद के नोट्स बनाकर पढ़ने में. लर्न भी जल्दी होगा और हमेशा के लिए वो याद भी हो जाएगा. सो मूविंग अहेड, दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन आ गई है. कौन से दोनों ग्रुप? डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. अब यहाँ पर ये समझना है कि ये दोनों ग्रुप्स, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, दो अलग अलग कल्चरल ग्रुप है ना, और मेजॉरिटी अलग जगह पर है और माइनॉरिटी अलग जगह पर है. तो दोनों ग्रुप्स किस तरीके से पावर को शेयर करेंगे जिसकी मदद से दोनों साथ में एक ही कंट्री में बहुत ही प्रॉस्पेरस तरीके से रहने वाले,
इसका सोल्यूशन क्या होता है? टेंशन तो अराइज हो गई, बट सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो लीडर्स क्या सोल्यूशन निकालते हैं? दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। यहाँ पर लीडर्स जो डायरेक्शन दिखाते हैं लोगों को, वो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ पर एक कंट्री में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि जब हम उनके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हम उनको बराबर रिस्पेक्ट देंगे, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे, और साथ में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप सबके बीच में क्रिएट होगा। एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज मतलब कि सबके कल्चर अलग है, डच स्पीकिंग पीपल के कल्चर अलग है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के कल्चर अलग है। डजेंट मैटर कि वो किसी जगह पर माइनॉरिटी हैं और किसी जगह पर मेजॉरिटी हैं, उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, है ना। और इस तरीके से एक सोल्यूशन निकलता है कि कहीं पर पावर डच स्पीकिंग पीपल के पास होगी और कहीं पर पावर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पास होगी। दोनों एक दूसरे के कल्चर्स को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर होंगे। कुछ एक लेवल की गवर्नमेंट, जैसे हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट बनाई थी, यहाँ पर कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है जो क्या देखेंगी कि कम्युनिटी बेसिस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हर ग्रुप अपने लिए खुद डिसाइड करेगा। ऐसे में क्या होगा, कोई भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने पावर को ही सबके बीच में डिवाइड कर दिया, और डिवीजन इतने बेहतर तरीके से किया कि किसी भी ग्रुप को उससे प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब लीडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो सारे लोग उसको अग्री करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। अमेंड करने का मतलब है टू चेंज। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला जाता है ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए वेयर दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री, विद इन द सेम कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करेंगे ताकि एक ऐसा सिस्टम वर्कआउट किया जा सके जिसमें सारे लोग, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स हैं, वो एक साथ एक ही कंट्री में पीसफुली रह सके। उस सिस्टम को बोला गया है बेल्जियन सिस्टम। So in the next lecture we will be continuing with the Belgium system. I hope I made this much case study clear to you, and if you have any doubt regarding this or the previous lecture, do ask me in the comment section. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.